शाम का समय था। सूरज की आखिरी किरणें हवेली के आंगन में बिछी चारपाइयों पर पड़ रही थीं। मायरा अपने कमरे के झरोखे से बाहर देख रही थी। हल्की ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी और दूर खेतों से आती चिड़ियों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। लेकिन उसका मन उदास था। मायरा, 28 साल की एक खूबसूरत और संवेदनशील महिला, अपने पति अर्जुन के बिना इस हवेली में अकेलापन महसूस करती थी। अर्जुन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, पिछले 3 साल से दुबई में थे। साल में एक दो बार जब वह घर आते, तो कुछ दिन की हंसी खुशी के बाद फिर वही सन्नाटा छा जाता। मायरा ने अपने इस अकेलेपन को स्कूल में बच्चों को पढ़ाने और घर की देखभाल में व्यस्त रखकर दबाने की कोशिश की, लेकिन रातें उसे हमेशा उदास कर देती थीं। हवेली में मायरा के साथ सिर्फ दो लोग थे। उसकी सास शालिनी, जो पिछले 2 साल से बीमार थीं और अपने कमरे तक सीमित थीं, और उसके ससुर रविकांत, जो 50 साल की उम्र में भी अपनी गंभीरता और समझदारी के लिए जाने जाते थे। रविकांत एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल थे, जिनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। लेकिन मायरा ने हमेशा उनके गंभीर चेहरे के पीछे एक अनकही उदासी देखी थी। उस शाम मायरा रसोई में खाना बना रही थी जब उसे रविकांत की आवाज सुनाई दी। मायरा, जरा इधर आना। उनकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मायरा ने जल्दी से हाथ पोंछे और उनके कमरे की ओर बढ़ी। जी, ससुर जी, क्या हुआ? मायरा ने कमरे में झांकते हुए पूछा। रविकांत बिस्तर पर लेटे थे। उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थीं। बेटी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। शायद आज ज्यादा चल लिया। मायरा का दिल पिघल गया। उसने तुरंत कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी तेल लाती हूँ, मालिश कर देती हूँ, आराम हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगी? रविकांत ने मना करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज में कमजोरी थी। कोई तकलीफ नहीं ससुर जी, आप मेरे लिए इतना करते हैं, ये तो मेरा फर्ज है। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा और रसोई से सरसों का तेल ले आई। माए देर कमरे में मंद रोशनी थी। एक छोटा सा दीपक कोने में जल रहा था, जो दीवारों पर हल्की छायाएं बना रहा था। मायरा ने रविकांत के पैरों पर तेल लगाना शुरू किया। उसका स्पर्श नरम लेकिन दृढ़ था। रविकांत की आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर हल्का सा सुकून दिख रहा था। ससुर जी, बताइए, अब कैसा लग रहा है? मायरा ने धीरे से पूछा। बहुत अच्छा बेटी, तुम्हारे हाथों में जादू है, रविकांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज में एक गर्माहट थी जो मायरा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मायरा ने हंसते हुए कहा, जादू तो नहीं, बस थोड़ा सा प्यार। उसके शब्दों में एक मासूमियत थी, लेकिन हवा में कुछ और था, एक अनकहा आकर्षण जो दोनों को धीरे धीरे महसूस होने लगा था। रविकांत ने अपनी आंखें खोलीं और मायरा को देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मायरा को थोड़ा असहज लेकिन उत्साहित भी कर रही थी। मायरा, तुम बहुत अच्छी हो। इस घर में तुमने सबको संभाला है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना क्या करता, रविकांत ने धीरे से कहा। मायरा ने शर्माते हुए नजरें झुका लीं। बस ससुर जी, आप ऐसा मत कहिए। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। उस रात कुछ बदल गया था। मायरा जब अपने कमरे में लौटी, तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन रविकांत की आवाज, उनकी नजरें और उनके शब्द उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। मायरा अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रविकांत की आवाज, उनकी गहरी नजरें और उनके शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने तकिए को कसकर पकड़ा और खुद को समझाने की कोशिश की। ये सब क्या सोच रही हूं मैं? वो मेरे ससुर हैं। बस एक सामान्य बात थी। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह होने से पहले ही मायरा उठ गई। उसने अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारा और आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। उसने जल्दी से तैयार होकर रसोई में चाय बनानी शुरू की। हवेली में सुबह की शांति थी, सिर्फ खिड़कियों से आती हल्की हवा और दूर कहीं कौओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब वह चाय की ट्रे लेकर आंगन में आई, तो देखा कि रविकांत पहले से ही वहां बैठे थे। वह एक पुरानी कुर्सी पर बैठे, हाथ में एक किताब लिए थे, लेकिन उनकी नजरें किताब से ज्यादा आसमान की ओर थीं। मायरा ने ट्रे टेबल पर रखी और धीरे से कहा, ससुर जी, चाय। रविकांत ने किताब बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, अरे मायरा, तुम इतनी सुबह उठ गई?
मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें देर तक सोना चाहिए। नींद ही नहीं आई, ससुर जी। मायरा ने हल्के से हंसते हुए कहा। वैसे आप क्या पढ़ रहे हैं? बस एक पुरानी किताब, मिर्जा गालिब की शायरी। रविकांत ने किताब की ओर इशारा करते हुए कहा। जब मन उदास होता है तो ये शेर सुकून देते हैं। मायरा ने चाय का प्याला उठाया और रविकांत को देते हुए पूछा। उदास? आप उदास क्यों हैं ससुर जी? कुछ हुआ क्या? रविकांत ने चाय का घूंट लिया और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा। बेटी, इस उम्र में उदासी का कोई कारण नहीं चाहिए। बस जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती है और पुरानी यादें ज्यादा सताने लगती हैं। मायरा ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि रविकांत के गंभीर चेहरे के पीछे एक संवेदनशील दिल छिपा है। उसने हिम्मत करके कहा। ससुर जी, अगर आप चाहें तो अपनी बातें मुझसे बांट सकते हैं। मैं भले ही आपकी बेटी जैसी हूं, लेकिन दोस्त भी तो बन सकती हूं। रविकांत ने मायरा की ओर देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई और फिर वह हल्के से हंसे। दोस्त? ठीक है मायरा, फिर तुम्हें भी अपनी बातें बतानी होंगी। मायरा ने शर्माते हुए नजरें झुका लीं। जी ठीक है, लेकिन पहले आप। उस सुबह दोनों ने आंगन में बैठकर लंबी बातें कीं। रविकांत ने अपनी जवानी की कहानियां सुनाई। कैसे वह और शालिनी एक दूसरे से मिले, कैसे उन्होंने इस हवेली में अपने सपनों का आशियाना बनाया। मायरा ने भी अपने स्कूल के बच्चों की शरारतें और अपनी छोटी छोटी खुशियां साझा कीं। दोनों हंस रहे थे और उस पल में हवेली का सन्नाटा जैसे हंसी की गूंज में खो गया था। कुछ दिन बाद एक शाम आसमान पर बादल छा गए। हवा में ठंडक थी और बारिश की बूंदें धीरे धीरे टपकने लगीं। मायरा आंगन में कपड़े समेट रही थी जब रविकांत ने उसे आवाज दी। मायरा, अंदर आ जाओ, भीग जाओगी। बस 2 मिनट, ससुर जी। मायरा ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी बारिश तेज हो गई और वह पलक झपकते ही भीग गई। जल्दी से छाता लेकर आए और मायरा के पास पहुंचे। लो, ये छाता, उन्होंने कहा। लेकिन मायरा ने हंसते हुए छाता हटा दिया। अरे ससुर जी, बारिश का मजा लेने दीजिए। कितने दिन बाद ऐसी बारिश आई है। मायरा ने बच्चे की तरह उछलते हुए कहा। उसकी साड़ी भीगकर शरीर से चिपक गई थी और उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। रविकांत उसे देखकर एक पल के लिए रुक गए। उनकी नजरें मायरा के चेहरे पर टिक गईं। उसकी हंसी, उसकी बेफिक्री और उसकी खूबसूरती ने जैसे उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। मायरा ने उनकी नजरें महसूस की और शर्माकर बोली। क्या देख रहे हैं ससुर जी? आप भी भीग जाइए ना। रविकांत ने हल्के से हंसते हुए कहा। मैं तो बूढ़ा इंसान हूं मायरा। ये बारिश तुम जवान लोगों के लिए है। बूढ़ा कौन? आप तो अभी भी जवान हैं। मायरा ने मजाक में कहा और फिर उसने रविकांत का हाथ पकड़कर उन्हें बारिश में खींच लिया। दोनों बारिश में भीग रहे थे। मायरा हंस रही थी और रविकांत भी उसकी हंसी में शामिल हो गए। उस पल में दोनों के बीच की सारी औपचारिकताएं जैसे बारिश की बूंदों में बह गई थीं। रविकांत ने मायरा का हाथ पकड़ा और उसे छत के नीचे ले गए। बस अब बहुत हुआ, उन्होंने हंसते हुए कहा। वरना तुम बीमार पड़ जाओगी, मायरा ने अपने गीले बालों को ठीक करते हुए कहा। ससुर जी, कितने साल बाद ऐसा मजा आया, आपने तो मुझे बच्चा बना दिया। रविकांत ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा। मायरा, तुम्हारी हंसी इस घर की रौनक है, इसे कभी मत खोना। उनके शब्दों में एक गहराई थी जो मायरा के दिल को छू गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और उस पल में बारिश की आवाज के अलावा सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उस रात के बाद मायरा और रविकांत के बीच कुछ बदल गया। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। सुबह की चाय से लेकर रात की बातचीत तक उनकी मुलाकातें अब सिर्फ ससुर बहू की औपचारिक बातों तक सीमित नहीं थीं। रविकांत मायरा को अपनी पुरानी डायरी में लिखे शेर पढ़कर सुनाते और मायरा उन्हें अपने स्कूल की कहानियां सुनाती। एक रात जब शालिनी सो चुकी थी, मायरा और रविकांत आंगन में बैठे थे। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। मायरा ने रविकांत से पूछा, ससुर जी, आपको कभी प्यार हुआ था? मतलब सासू माँ से पहले? रविकांत हल्के से हंसे। प्यार? हाँ, एक बार हुआ था, कॉलेज के दिनों में। लेकिन वो अधूरी कहानी थी। अधूरी क्यों? मायरा ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि जिंदगी ने दूसरा रास्ता चुना, रविकांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन प्यार का वो एहसास आज भी याद है। वो दिल की धड़कन, वो बेचैनी, वो इंतजार। मायरा ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसने धीरे से कहा, मुझे तो ऐसा प्यार कभी नहीं हुआ।
अर्जुन से शादी तो हुई, लेकिन वो सब इतनी जल्दी हुआ कि प्यार को समझने का वक्त ही नहीं मिला। रविकांत ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक करुणा थी। मायरा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास वक्त है। प्यार को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो खुद आ जाता है। उनके शब्दों ने मायरा के दिल में एक हलचल मचा दी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह एहसास क्या है। रविकांत के साथ बिताए ये पल उसे सुकून दे रहे थे, लेकिन साथ ही एक डर भी था। क्या मैं गलत तो नहीं कर रही? उसने खुद से सवाल किया।